नमस्कार दोस्तों। उक्रेन का मामला पूरी दुनिया में एक अलग तरीके से सामने आ रहा है। इस तरीके से सामने आ रहा है कि कई लोग मान रहे हैं कि दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वार यानी तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आ सकती है। हालात ये है कि खुद हमारे देश के यानी भारत के 20,000 से ज्यादा स्टूडेंट वहां फंसे हुए हैं और जिस प्रकार के हालात हैं उससे इस देश में इस बात को लेकर कि विश्व युद्ध ना छिड़ जाए, ये चिंता जो बनी हुई है। इसके साथ साथ इस बात की भी चिंता है कि कहीं ना कहीं हमारे देश के जो लोग फंसे हुए हैं, जो स्टूडेंट्स फंसे हुए हैं, जो बाकी कामगार फंसे हुए हैं, उनका क्या होगा, उन्हें निकालने की प्रक्रिया किस प्रकार से शुरू होगी। तो इसको लेकर तमाम डिप्लोमेटिक बातें चल रही है। यहां तक कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर पुराने राजनयिक हैं, फिलहाल फ्रांस के दौरे पर हैं। उन्होंने एक बयान भी दिया है कि दरअसल ये सोवियत संघ के विघटन के बाद से उपजी परिस्थितियों के कारण ये हालात पैदा हुए हैं और ये हालात नाटो को लेकर भी पैदा हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि सबसे बड़ा सवाल है कि इस देश में और पूरी दुनिया में जो ये उक्रेन का विवाद इतना ज्यादा लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है, इस उक्रेन विवाद की जड़ क्या है, कारण क्या है। इस कारण को समझने के लिए मैं सबसे पहले 1917 के पहले की परिस्थितियों में पहुंचना होगा। 17 के पहले की परिस्थितियां यानी जब जारशाही का दौर था, उसके बाद लेनिन के नेतृत्व में क्रांति होती है, जारशाही का खात्मा होता है और रूस में एक जनवादी सरकार बनती है। उक्रेन भी अंततः सोवियत संघ बनता है, आगे चलकर उस सोवियत संघ का हिस्सा हो जाता है। और उक्रेन जब सोवियत संघ का हिस्सा हो जाता है, उसके बाद से 1939 से 45 का एक दौर भी आता है जब दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और इसी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने में पूर्वी यूरोप तक रूस अपनी सेना को लेकर पहुंच जाता है, क्योंकि जो धुरी राष्ट्रों की सेना थी जिसको हिटलर जैसे लोग लीड कर रहे थे, उसका पहला खतरा भी रूस से सामने आता है। रूस को झेलना पड़ता है। और रूस में आज भी बहुत सारे हिस्टोरियंस इस बात को मानते हैं कि यदि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दरमियान हिटलर की सेना रूस में नहीं उलझी होती, सोवियत संघ में नहीं उलझी होती, तो निश्चित तौर पर दूसरे विश्व युद्ध के बाद विश्व का नक्शा या विश्व का इतिहास एक अलग तरीके का हो सकता था। तो फिलहाल इस मामले को यही छोड़ते हैं, इतिहास की बातें हैं। उसके बाद दरअसल रूस ने जिस प्रकार से ईस्टर्न यूरोप के इलाकों में अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिशें शुरू की, उस हालात को देखते हुए अमेरिका के नेतृत्व में नाटो का गठन हुआ। यह साल 1949 का था। 1949 में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन एक संस्था है जो कि गठित हुई और इसका मुख्य काम था कि जो भी इस नाटो संघ का सदस्य होगा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसकी सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी, उसको उसकी भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी नाटो के सभी सदस्य देशों की होगी। यानी मोटे तौर पर कहें कि किसी एक नाटो देश पर यदि कोई हमला होता है तो उसे संपूर्ण नाटो देश पर हमला माना जाएगा, फिर उसका प्रतिकार किया जाएगा। और उसके बाद से ही रूस कहीं ना कहीं, हालांकि रूस ने भी वार्सा संधि के तहत एक ट्रीटी बनाई थी, कुछ लोगों को 1955 में वार्सा संधि करके 1965 में जमा किया था, लेकिन सोवियत संघ के 1991 में क्रिसमस के दिन जो विघटन हुआ, 15 देश अलग अलग हो गए जिसमें उक्रेन भी शामिल था। उसके बाद से वो वार्सा की संधि जो है वो किसी काम की नहीं रही, वो इररिलेवेंट यानी अप्रासंगिक हो गई। तो मौजूदा हालात में कारण क्या है कि ये हालात बन गए कि रूस और अमेरिका आमने सामने दिख रहे हैं, पुतिन और जो बिडेन की सरकारें आमने सामने दिख रही है। दरअसल इस कारण को समझने के लिए एक फैक्ट पर ध्यान देना होगा। फैक्ट ये है कि रूस की सीमा से सटे 4 देश, एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया और तुर्की, एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया और तुर्की, ये चारों नाटो के सदस्य हैं। यानी कि अमेरिका वाले खेमे में शामिल है, क्योंकि नाटो को सब जानते हैं कि एक तरह से अमेरिका लीड करता है। वहीं दूसरी तरफ अब रूस को लगता है कि यदि यूक्रेन शामिल हो गया नाटो में तो कहीं ना कहीं उसके बॉर्डर तक नाटो की सेना यानी मोटे तौर पर अमेरिका की सेना पहुंच जाएगी और इससे उसकी सुरक्षा को एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। ये धारणा है रूस में। और जाहिर सी बात है कि जॉर्जिया और उक्रेन को 2008 से ही कहा जा रहा है, उनसे अपील की जा रही है नाटो के सदस्य देशों के द्वारा कि आप नाटो का सदस्य बन जाए, लेकिन अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। और अब यह स्पष्ट तौर पर दिखने लगा था कि उक्रेन नाटो का सदस्य बनने की ओर अग्रसर है, उधर वो कदम बढ़ा रहा है। और यही कारण है कि एक तरह से सैन्य और डिप्लोमेटिक दोनों तरह की कार्रवाई आप कह सकते हैं कि कहीं धमकी देकर तो कहीं इस्तेमाल करके रूस ने अपनी तरफ से एक नई पहल की। पहल के तहत उसने पूर्वी यूक्रेन के 2 इलाके डोनेस्क और लुहांस्क
डोनेस्क और लुहांस्क को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता प्रदान कर दी और उनकी रक्षा के लिए अपनी सेनाएं भेजना शुरू कर दिया। तो ये इसके बाद ऐसे हालात पैदा हो गए कि किसी देश के आंतरिक हिस्से को यदि स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता प्रदान कर दी जाए तो निश्चित तौर पर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं खड़ी होंगी, और यही वो समस्याएं हैं जिस वजह से अमेरिका और रूस आमने सामने आ गए हैं। याद कीजिए, बांग्लादेश में मुक्ति वाहिनी पूर्वी पाकिस्तान में संघर्ष कर रही थी 1970-71 के दौर में, और उस वक्त भारत ने अपनी सेना पूर्वी पाकिस्तान के समर्थन में भेज दी थी। और जब पूर्वी पाकिस्तान के समर्थन में भारत ने अपनी सेना भेजी मुक्ति वाहिनी की मदद के लिए, उसके बाद एक स्वतंत्र देश का निर्माण हुआ। उसका नाम है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश बनने के बाद पाकिस्तान को भी ये रास नहीं आया था, लेकिन वहां उत्पीड़न की घटना थी, नागरिकों का उत्पीड़न हो रहा था और भारत की सीमाओं में लोग बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे थे। तो ये एक बड़ा कारण था कि भारत को हस्तक्षेप करना पड़ा। यूक्रेन में उत्पीड़न जैसी कोई घटना अभी स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है। आरोप प्रत्यारोप के रूप में जरूर सामने आई है, लेकिन स्पष्ट तौर पर सामने नहीं आई है। लिहाजा रूस की तरफ से जो प्रीएम्प्टिव मेजर्स लिए गए हैं, और वो मेजर्स ये है कि हमारे बॉर्डर तक नाटो की सेनाएं ना आ जाए, उनको कम से कम कोई दूरी पे रोक के रखो। इस इरादे से यूक्रेन के इलाके के दो हिस्सों को, डोनेस्क और लुहांस्क को स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता रूस की तरफ से दी गई है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया भी हुई है। इतनी तीव्र प्रतिक्रिया हुई है कि रूस इन्हें स्वतंत्र देश के तौर पर स्वतंत्र करा पाएगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। और किसी देश की सीमा के साथ, किसी देश की संप्रभुता के साथ इस प्रकार की चीजें कैसे हो सकती हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है। हालात ये हो गए हैं कि आज की खबर है कि यूक्रेन के जो भारत में राजदूत हैं, उसमें उन्होंने भारत से भी मध्यस्थता की अपील की है। उन्होंने भारत से आग्रह किया है कि भारत अपने पुराने मित्र, लंबे समय के साझेदार, स्ट्रेटेजिक पार्टनर, दोस्त जो कहें आप, रूस के साथ यूक्रेन के मामले पर बातचीत करे, इस मामले का हल निकालने की दिशा में आगे बढ़े। ये अपील यूक्रेन के राजदूत की तरफ से की गई है। इसी तरह की अपील पाकिस्तान में जो यूक्रेन के राजदूत हैं उन्होंने भी की है। हालांकि पाकिस्तान कुछ कर पाने की स्थिति में दरअसल है नहीं, क्योंकि उसकी अंतर्राष्ट्रीय साख और अंतर्राष्ट्रीय हैसियत वैसी नहीं है। ये बात अलग है कि मौजूदा दौर में, कम से कम आज की तारीख में, जिस वक्त हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान अभी भी मॉस्को में मौजूद है। तो क्या नतीजा निकलता है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन इतना स्पष्ट दिख रहा है कि अमेरिका और रूस की सेनाएं आमने सामने। नाटो के पास बहुत बड़ी सेना है, तकरीबन 32-33 लाख सेना का स्ट्रेंथ उनके पास है, नाटो सदस्य देशों के पास। वहीं रूस की सेना तकरीबन 11-12 लाख की है, जिसमें 8 लाख एक्टिव है और 4 लाख के करीब इनएक्टिव मोड में है। तो ये माना जा सकता है कि रूस की जो चिंता है अपने सुरक्षा को लेकर, अपने बॉर्डर को लेकर, उसके अपने कारण है, और यूक्रेन की अपनी संप्रभुता की जो चिंता है उसके अपने कारण है। और इन सब के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियां और नाटो के दखल की जो बात है, नाटो के रूस के बॉर्डर तक पहुंचने की जो बातें हैं, वो चिंताएं कहीं ना कहीं नाटो ही वो संगठन के तौर पर सामने आ रहा है जिस वजह से यूक्रेन की एकता और अखंडता खंडित होती हुई दिख रही है, या ऐसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं। तो देखते हैं यूक्रेन विवाद का हल किस प्रकार निकलता है। लेकिन भारत सरकार से, भारत के प्रत्येक नागरिक और एक नागरिक की हैसियत से 4PM परिवार भी इस बात की आशा करता है कि रूस की यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को लेकर के भारत सरकार अपनी नीति स्पष्ट करे कि उनको किस प्रकार से सुरक्षित निकाला जाए या वहां पर उन्हें सुरक्षा दी जाए। बहुत सारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे, मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे वहां पर, क्योंकि वहां पर कम पैसे में, सस्ते में MBBS की पढ़ाई हो जाती है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो जाती है, वहां का वीजा लेकर के यूक्रेन जाकर के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपना कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं। तो बड़ी चिंता भारतीयों की अपने नागरिकों को लेकर के भी है। तो देखते हैं सरकार किस प्रकार रिएक्ट करती है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय किस प्रकार से इस यूक्रेन समस्या का निदान निकालता है। फिलहाल सबकी उम्मीदें संयुक्त राष्ट्र संघ और व्लादिमीर पुतिन और जो बिडेन की मैच्योरिटी पर जाकर के टिकी है कि कितने विवेकशील तरीके से, कितने रैशनल तरीके से वे इसका हल निकालते हैं। तो इस हल का सबको इंतजार रहेगा, और इस हल के साथ साथ भारतीय समुदाय के लोगों को अपने नागरिकों की सुरक्षा की चिंता भी उतनी ही है, और इस सुरक्षा की को लेकर भी भारत सरकार की तरफ से वो एक बहुत अपेक्षा भरी निगाहों से देख रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।